बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगी सर्किट थ्योरी का। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। अच्छा, जो कोर्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो है सर्किट थ्योरी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारे इस कोर्स का, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को इस कोर्स के अंदर ये पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे कोर्स का नाम है कि सर्किट थ्योरी, तो सबसे पहले डेफिनेशन तो यही हमें पता होना चाहिए कि सर्किट जो है वो क्या है। और सर्किट किन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। और अगर हम किसी तरह का कोई सर्किट बना लेते हैं तो आखिर उसका क्या फ़ायदा है। तो हमें फ़ायदा पता होना चाहिए, एडवांटेज पता होना चाहिए कि डिफरेंट सर्किट्स हम क्यों डिज़ाइन करते हैं। तो डिफरेंट सर्किट्स के डिफरेंट फ़ायदे होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तभी हमें पढ़ने में मज़ा भी आएगा सर्किट्स को। और जब हम सर्किट्स के फ़ायदों को जान लेंगे तो हम जो है इतने अच्छे तरीके से सर्किट डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी ख़ास स्पेसिफिक सर्किट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिज़ाइन कर लें। और यकीनन हम इस कोर्स के अंदर ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सर्किट को सॉल्व करते हैं। सर्किट को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो भी सर्किट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर डिफरेंट अननोन पैरामीटर्स हमें डिटरमाइन करने होंगे। तो ये जो है वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कोर्स का, कि सर्किट्स को समझें कि सर्किट्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, और हम किस तरीके से उन सर्किट्स के कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं आपस में, और हम किस तरीके से सर्किट के अंदर अननोन पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं और फिर हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगेन मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर दिया है, तो वन बाय वन हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले कि सर्किट जो है वो क्या है। अच्छा, सर्किट बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ठीक है, सर्किट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि सर्किट बेसिकली एक क्लोज पाथ को हम कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से एक ऐसा रास्ता है, क्लोज्ड और रास्ता है, पाथ है, और कैसा पाथ है, क्लोज्ड है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लफ्ज को गौर से हमें देखना है कि सिर्फ पाथ नहीं है बल्कि क्लोज पाथ है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिस जगह से चला उसी जगह पर उसको वापस पहुंचना है, तो उसको हम कहेंगे क्लोज पाथ। तो सर्किट हम किस चीज को कहते हैं, हम क्लोज पाथ को ही कहते हैं। ठीक है, ओपन पाथ को नहीं कहेंगे। डेट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ये एक ऐसा रास्ता होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब ये है कि चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं। चार्जेस जो है वो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं। दो तरह के चार्जेस हमारे पास होते हैं। अच्छा, अब हम चार्जेस भी कह सकते हैं, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि कैटाइन, एनाइन, एनाइन और कैटाइन भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली मटेरियल होता है सॉलिड। ठीक है, कंडक्टर। तो उसके अंदर कौन से चार्जेस पाए जाते हैं, उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमारे पास कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, उसको फिर कंडक्टर नहीं कहते, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आइंस हो सकते हैं, एनाइन हो सकता है उसके अंदर, और उसके अंदर कैटाइन हो सकता है, उसके अंदर दोनों तरह के चार्जेस जो है वो मौजूद हो सकते हैं। और अगर हमारे पास सॉलिड में एक और चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्जेस होते हैं, होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। होल्स पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस वजह से फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली चार्ज, जहाँ पे भी कहीं फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज होना ज़रूरी है। अगर कोई न्यूट्रल चीज़ फ्लो हो रही होगी तो वो
बेशक क्लोज पाथ हो और उसके अंदर कोई एक न्यूट्रल एटम फ्लो हो रहा हो तो फिर वो करंट नहीं होगा। करंट के लिए ज़रूरी ये है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरी ये है कि पाथ भी क्लोज हो और उस पाथ, क्लोज पाथ के अंदर जो चीज़ हरकत कर रही हो वो चार्ज होना चाहिए। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारे पास कोई सॉलिड कंडक्टर है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। अगर सॉलिड सेमी कंडक्टर है तो उसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। अगर लिक्विड है तो एनाइन कैटाइंस फ्लो कर सकते हैं, उसके अंदर आइंस मूव कर सकते हैं। आयन आप लोगों को मालूम है कि क्या चीज होती है, एक न्यूट्रल एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। अगर इस पूरे के पूरे न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो अनबैलेंस चार्ज रह जाता है, तो ये एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अलग चला जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लें तो ये बेसिकली सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है वो बन जाता है। तो ये जो है बेसिकली कैटायन एनाइन है। ठीक है, ये लिक्विड के अंदर हमारे पास पूरे के पूरे चार्ज्ड एटम होते हैं, ये पूरा के पूरा एटम ही है, बस उसके अंदर समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी शामिल है। जबकि ये जो सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहा है, ये पूरा एटम नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्टिकल। तो यहाँ पर जो है ना, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो चार्ज की वजह से होती है। चार्ज की ये डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आप लोगों को बता दी। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है सर्किट थ्योरी का, इसके अंदर हम लोग करंट का फ्लो पढ़ेंगे और पर्टिकुलरली हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से भी हमारा मतलब है, और हम यहाँ पर अभी होल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ अभी एनाइन और कैटाइन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दे दी है कि बेसिकली हम सर्किट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होते क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक बेसिकली क्लोज्ड रास्ता है जिसके अंदर चार्जेस मूव करते हैं, और हम जो है वो सॉलिड कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि ये एक ऐसा क्लोज रास्ता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऐसे क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और जब उस क्लोज पाथ के अंदर करंट मूव करता है तो उसको मूव करवाने के लिए हमें एक सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो चार्जेस हरकत में आ जाते हैं जो कि कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं। इसको हम देखते हैं डिटेल से आगे कि ये क्या चीज़ होती है, लेकिन खैर बहरहाल यहाँ पे अभी हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि व्हाट इज अ सर्किट। और उसके बाद सर्किट की डेफिनेशन जब हमें समझ में आ जाएगी, सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज पाथ फॉर द चार्ज पार्टिकल्स टू फ्लो। ओके। अच्छा, सेकंड चीज जो है वो अब ये कि उस सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल होती हैं, तो उसको मैं बता देती हूँ। बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो, यहाँ पर मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, आप डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तो ओरिजिनल तस्वीरें भी लगी हुई हैं यहाँ पर। ये देखें इधर, ये जो है ना सर्किट कंपोनेंट्स को हम सर्किट एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये देखें यहाँ पर ये तस्वीरें बनी हुई, ये ट्रांजिस्टर एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ये डायोड है, ये एलईडी है, ये फोटो डायोड है, आईसी है, ये देखें, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर शो किए हुए। और राइट हैंड साइड के ऊपर जो ये बने हुए ये इनके सिंबल्स हैं, सर्किट के अंदर हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी ये डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो है वो गिवन है। और ये जब हम सर्किट को पढ़ना शुरू करेंगे, सर्किट थ्योरी को, सर्किट्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास बार बार आएंगी, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर खैर बहरहाल हमें ये पता है कि देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स, एंड डिफरेंट कंपोनेंट हैज़ अ स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टी, and we should know the property of each and every component which we are using in an electric circuit, otherwise we are not able to solve any circuit। जब तक हमको
फायदा नहीं पता होगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी हमें, तो हम उसको सर्किट के अंदर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो हमें हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझना होगा। अब जैसे ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर क्या होता है और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर हम इन रजिस्टर को सीरीज में पैरेलल में लगाएं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, ये फिर हम जब समझ जाएंगे तो फिर हम रजिस्टर्स को इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। इसी तरीके से एलडीआर जो है वो एक डिवाइस रजिस्टर होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या चीज़ होती है, इसको हमें समझना होगा कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। और जब हम इसको समझ जाएंगे फिर सीरीज में पैरेलल में लगाएंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगी, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। तो हर कंपोनेंट को हमें समझना होगा, हर कंपोनेंट को समझकर हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो बहुत सारे कंपोनेंट्स बने हुए हमें अभी इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका कोर्स आएगा आगे चलकर, तो उसके अंदर ये आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये ट्रांजिस्टर है, डायोड है, इन सब की प्रॉपर्टीज। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, यानी ये तीन चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। उसके अलावा हम पावर सप्लाई जो है वो उसको भी पढ़ेंगे, बैटरी, ठीक है, सेल, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारे कोर्स के अंदर जो है ये अभी छोटे छोटे से कंपोनेंट्स ही शामिल हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को अभी हमें डिटेल से पढ़ना होगा। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक टर्म यूज की हुई है, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। ये भी डेफिनेशन आगे चलकर आएगी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक नो हाउ देना चाह रही हूँ कि what are the basic components, circuit components, what are the basic circuit elements। तो यही बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। और इस स्लाइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है वो ये है कि सर्किट थ्योरी के अंदर वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और जब तक हमें उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज का नहीं पता होगा कि ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो हम एक सर्किट डिजाइनर नहीं बन सकते। हो सकता है कि हम सर्किट को सॉल्व कर लें, लेकिन हम सर्किट डिजाइन करने के काबिल नहीं होंगे। अपनी मर्जी से हम अब सर्किट डिजाइन नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर कंपोनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी को समझ सकें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हम लोगों ने देख लिया कि बेसिक सर्किट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो अब बेसिक सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे होते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ उन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मदद से कोई ना कोई सर्किट जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्त्री है हमारे घर के अंदर, ठीक है, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है हीट एनर्जी में, गर्म कर रही है वो। लेकिन हमें उसके लिए कितनी गर्मी चाहिए उसके हिसाब से हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, और वो जो है हमारे कपड़ों को गर्म कर देता है। लेकिन उसके बजाय अगर हम माइक्रोवेव ओवन को देखें या इलेक्ट्रिक केटल को देखें, तो उसके लिए हमें पानी बॉईल करने के लिए डिफरेंट अमाउंट की हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके अंदर हम डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखते हैं, कॉइल रखते हैं। तो वहां पर भी यही काम हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी के अंदर, लेकिन सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टर्स हैं, उनकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से। तो अगर आप चूल्हा बनाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव डिजाइन करना चाह रहे हैं, स्टोव डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग जो है वो सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा फॉर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली हर जगह हम काम यही कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में, लेकिन हम उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए और कितने अमाउंट का हमें रेजिस्टर इसके अंदर यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आपकी सर्किट की डिज़ाइनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो सर्किट की कंपोनेंट्स को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर हम डिफरेंट तरह के सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे और हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे मुझे बेल यानी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जैसे इलेक्ट्रिक बेल होती है या पियानो होता है, उसके अंदर हम जब बटन दबाते हैं तो डिफरेंट टोन्स निकलती हैं। तो आपको पता है कि पियानो के बहुत सारे टोन्स होते हैं। तो हर बटन का, पियानो के हर बटन का अलग सर्किट होता है जो कि एक अलग आपको साउंड देता है।
तो बेसिकली जो है वो सर्किट एक ही तरह का होता है, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट्स की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से आपको पियानो के हर बटन के अंदर अलग अलग आपको आवाज सुनाई देती है। ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल का जो इलेक्ट्रॉनिक बेल ले लें, चलें इलेक्ट्रिक बेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बेल के अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टीवी के अंदर भी हम यही करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में। सीडी प्लेयर के अंदर हम ये कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी जगह पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, किसी चीज़ की लाउडनेस कुछ और है। ठीक है। तो ये सारे सर्किट्स बेसिकली एक तरह के हैं जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, लेकिन उनके अंदर पैरामीटर्स और कंपोनेंट जो है वो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ओके, मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। और फिर हम जो है वो नेक्स्ट इस चीज़ की तरफ आएंगे कि हम एक सर्किट को सॉल्व किस तरीके से करें, और फिर जब हम सॉल्व करने के भी काबिल हो जाएंगे, हमें सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझ आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इस कोर्स के अंदर स्पेशली। तो फिर हम जो है वो इन तीनों कंपोनेंट्स की मदद से सर्किट भी डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली यही हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्ट है कि हम जो है वो सर्किट डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएं, इतनी अच्छी तरीके से हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएं कि हम एक अच्छा सा सर्किट डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएं। अच्छा, अब ये तो है कि हम सर्किट थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं, हमें पता चल गया कि अच्छा कोर्स किस चीज़, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस सर्किट थ्योरी को समझने के लिए हमें थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज भी चाहिए, और बेसिक फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी हमें चाहिए, अदरवाइज हम जो है वो इस कोर्स को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। और वो नॉलेज जो है वो क्या है, वो यही है कि हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है जो नज़र आ रहा है हमें, वो आ, क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर जो है वो क्या चीज़ होती है, इसके हवाले से तो आप लोगों को थोड़ा सा पता ही होगा कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसको हम मैटर कहते हैं बेसिकली। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और डेप्थ में देखते हैं कि व्हाट इज़ अ मैटर। यहाँ पर मैंने पूरी यूनिवर्स का एक पाई, सॉरी, यहाँ पर मैंने पूरी यूनिवर्स का यस रेशो, ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो है वो शो किया हुआ है एक डायग्राम के अंदर। तो इसमें ये पूरी यूनिवर्स को कवर कर रहा है। ठीक है। अब इस पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर आप ये देखें तो ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये डार्क एनर्जी है, और यानी कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यस इट इज़ देयर। और ये डार्क एनर्जी, पूरी यूनिवर्स जो है ना उसका जो 74% है ना वो डार्क एनर्जी से बना हुआ है, वो हमें पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है। और ये 21% जो है ना वो डार्क मैटर है, इसके बारे में भी हमें नहीं मालूम कि व्हाट इज दिस, एंड उसकी वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है ये हमें नहीं मालूम, डार्क एनर्जी के बारे में हमें नहीं मालूम। अच्छा, और जो नॉर्मल मैटर है जो कि हमारे इर्द गिर्द हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको हम नॉर्मल मैटर कह सकते हैं। इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो हमारे इर्द गिर्द लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, दिस इज नोन एज द नॉर्मल मैटर। प्लाज्मा भी हम कहते हैं कि दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द मैटर, आयनिक आयनिक फॉर्म है। ठीक है। तो लेकिन दिस इज द नॉर्मल मैटर विच वी नो दैट दिस नॉर्मल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन ये बाकी, और ये सिर्फ यूनिवर्स का 4% जो है ना वो एटम से मिलकर बना हुआ है, बाकी कुछ परसेंटेज 0.02% ब्लैक होल्स भी हैं और रेडिएशंस भी हैं, लेकिन वो हमें पता है कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो ब्लैक होल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मास कहीं अगर मौजूद हो तो ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है, लिहाजा इस डायग्राम के अंदर शो भी नहीं हुआ हुआ है। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि पूरी यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 4% नॉर्मल मैटर है जो कि एटम से बना हुआ है, अदरवाइज जो दूसरी चीज़ें हैं
डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, रेडिएशंस, उनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो बेसिकली जो मैटर है, जो नॉर्मल मैटर यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, वो मैं नॉर्मल मैटर की बात कर रही हूँ कि नॉर्मल मैटर जो है वो क्या है। नॉर्मल मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म को हम कहते हैं सॉलिड, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं लिक्विड, और तीसरे को हम कहते हैं गैस। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एटम से मिलकर बनी होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपने कभी भूलनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी सॉलिड को पढ़ रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी उसके एटम्स में पे डिपेंड करती है। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टी हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसके अंदर मौजूद एटम्स को ना समझें। गैस की प्रॉपर्टीज को हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसके अंदर मौजूद हम उसके एटम्स को हम ना समझें। और एटम्स के अंदर भी एटम्स के मोशन को हमें समझना होगा। जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को अगर समझना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि किस तरीके का मोशन जो है वो उस मटेरियल के अंदर मौजूद एटम्स कर रहे हैं। सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एटम्स बहुत क्लोज होते हैं और वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्लोजनेस होती है और वो हरकत नहीं कर सकते, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, तो इस वजह से वो सॉलिड बन गए। वही सेम एटम्स अगर हम थोड़े से दूर दूर कर दें तो अब क्या होगा, जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो वो वाइब्रेट भी कर सकेंगे, ठीक है, और वो रोटेट भी कर सकेंगे। तो अब हम कहेंगे कि अच्छा भाई ये चीज तो लिक्विड बन गई, वही सेम एटम सब लिक्विड बन गए। तो लिक्विड क्यों बन गए, क्या फर्क हुआ? एटम तो वही था, एटम तो वही था। वाटर, आइस ले लो, इसको वाटर ले लो, ठीक है, और इसको ले लो जनाब वेपर्स, तो एटम्स तो वही हैं। तो फिर डिफरेंट क्यों हो रहे हैं? डिफरेंट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मोशन अलग अलग हो गए। तो बेसिकली हमारे इर्द गिर्द जो मैटर हमें नजर आता है उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं नॉर्मल मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। और गैस के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो ये बहुत आराम से जो है ना वो मोशन करते हैं। किस तरह का मोशन करते हैं? रैंडम, रैंडम मोशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मिसाल के तौर पे वाटर वेपर है तो वो वाटर वेपर का एक मॉलिक्यूल जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। वो आराम से ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो करता है। तो ये चीज जो है ना हमारे जहनों में टिप्स में होनी चाहिए। तो बेसिकली हम इस कोर्स के अंदर जो है वो किस तरह के मटेरियल्स को पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टर्स को, सॉलिड मटेरियल्स को पढ़ने जा रहे हैं, इनको हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ये भी मुझे आपको बताना जरूरी है कि ये जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है कि एटम्स जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको मैटर के बारे में बता दी कि मैटर क्या चीज होती है जिससे हमारी पूरी कायनात का 4% बना हुआ है, और वो उस 4% में हमारी इधर उधर अर्थ, प्लैनेट्स, ये सब चीजें शामिल हैं लकीली। तो ये चीजें सारी जो हमारे इर्द गिर्द नजर आ रही हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बनी हुई है। ये तीन फॉर्म्स हो गई, और ये कोई भी फॉर्म हो वो एटम से बनी हुई है। एटम्स जो हैं वो चार्जेस से बने हुए हैं, अगेन यस। पहले ये कहा जाता था कि एटम्स जो हैं वो एक अनब्रेकेबल थिंग है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम्स जो हैं वो चार्जेस से बने हैं, और दो तरह के चार्जेस जो हैं वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। चार्जेस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी अपने कोर्स के हिसाब से मेरे लिए सिर्फ प्रोटॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करना काफ़ी है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स से हमारा मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके अंदर फ्लो करते हैं, कंडक्टर एक सॉलिड मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को पढ़ेंगे, इस हरकत को हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि एटम्स जो हैं जो हमारे इर्द गिर्द चीजों के अंदर मौजूद हैं वो हमेशा एक कंटिन्यूअस मोशन में है। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्लास में एक दो लेक्चर्स के अंदर बताई भी है, ठीक है। मिसाल के इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि मिसाल के तौर पे कोई फूल है, उसकी खुशबू को हम क्यों महसूस करते हैं? उसकी खुशबू को हम इसलिए महसूस करते हैं कि उसके अंदर जो मौजूद एटम होते हैं वो कंटिन्यूअसली जो है वो झड़ते रहते हैं उस फूल के अंदर से, ठीक है, उसकी सरफेस पे मौजूद एटम्स झड़ते रहते हैं। और जब वो
उसके अंदर से निकल जाते हैं फूल के अंदर से, तो वो हवा में शामिल हो जाते हैं और फिर डिफ्यूजन के जरिए, मिक्सिंग के जरिए आपकी नाक तक पहुंच जाते हैं और आप उसको इनहेल कर लेते हैं और फिर वो फूल के एटम्स जो थे वो आपकी बॉडी के अंदर चले गए, हो सकता है कि वो आपकी लंग्स के अंदर स्टिक हो जाए, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को अगर आप देखें, जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर से एटम जो है वो ना झड़ते हो। और स्पेशली ख़ास तौर पे से लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, उसके अंदर क्या होता है कि तकरीबन 95-96% जो एटम्स होते हैं वो पूरे साल में नए रिप्लेस होके नए लग जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी है, उसके अंदर 96% एटम जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर साल हमारी बॉडी के अंदर नए एटम मौजूद होते हैं, पुराने एटम हमारी बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं। और ये जो एटम्स हैं ये फॉर एग्जाम्पल जो एटम अभी एक फ्लावर का पार्ट था वो अभी आपका पार्ट बन गया, हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर से वो निकल जाए, ठीक है, और फिर वो किसी और की बॉडी का पार्ट बन जाए। तो ये जो एटम्स होते हैं ये ना सिर्फ इस तरीके से मोशन करते हैं सॉलिड के अंदर, वाइब्रेटरी, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी, तीन तरह के, बल्कि यहाँ पर जो मोशन मैं डिस्कस कर रही हूँ ये कि एटम किसी भी मैटर के अंदर ठहरता नहीं है। एटम जो है वो कंटिन्यूअसली हरकत करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये बात इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कह सकती हूँ कि चूंकि एटम्स इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर एक इलेक्ट्रॉन जो अभी आपके अंदर मौजूद था, फॉर एग्जांपल आपने तौलिए से हाथ पोंछा है तो आपका हाथ जो है वो चार्ज हो गया रबिंग की फ्रिक्शन की वजह से, आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आपने जाके अभी जो है वो किचन में कोई पैन पकड़ लिया, पैन मेटल का होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी टॉवल का हिस्सा थे वो आपकी हाथ के ऊपर आके चिपक गए। फिर जब आपके हाथ, आपने किसी चीज को टच किया, डोर का नॉब टच किया या आपने कोई और चीज टच की, तो फिर वो किसी दूसरी बॉडी का पार्ट बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ लो कि ये पूरी दुनिया में इधर उधर फ्लो करते रहते हैं बाय टचिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और एटम्स भी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन करते हुए भी जो है ना वो उस बॉडी को छोड़ के किसी दूसरी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ओके। लिक्विड के अंदर भी जो जिस तरह का भी वो मोशन कर रहे होते हैं वो उसी मोशन को मेंटेन रखते हुए वो आगे किसी दूसरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर हो सकते हैं। और गैस के एटम्स भी अगर वो अभी गैस का पार्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इर्द गिर्द गैस के एटम्स हैं, तो वो किसी दूसरे सॉलिड मटेरियल के साथ में आके वो स्टिक हो सकते हैं। वो जब वो सॉलिड मटेरियल के साथ आके स्टिक हो जाएंगे गैस के एटम्स, तो वो सॉलिड बन जाएंगे, तो वो फिर अब उसी तरह से मोशन करेंगे जैसे सॉलिड मटेरियल के एटम्स करते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर आप लोगों को ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके दोबारा से बार बार इसको रिवाइज करके सुनिएगा। यहाँ पर जो है वो अपना मैं पहला लेक्चर फिनिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है कि व्हाट इज द बेसिक सर्किट। सर्किट इज अ क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और वो मुस्तकिल हरकत में रहते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें यही बताती है कि एटम्स जो है वो मुस्तकिल हरकत में रहते हैं, ये स्टॉप नहीं होते। तो एटम्स जो है वो किस चीज़ से बना है, चार्जेस से बना है, तो यकीनन चार्जेस भी मुस्तकिल हरकत करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। सेकंड लेक्चर के अंदर फिर मैं आप लोगों को और डिटेल से दूसरी चीज़ें बताऊंगी।